सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। ऑस्टियोफाइट्स के ऊपर चर्चा रहेगी आज। ऑस्टियोफाइट्स हम किसे कहते हैं? मिस्टर मोहम्मद यासीन जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि ऑस्टियोफाइट्स के ऊपर चर्चा करें और इसका होम्योपैथिक इलाज बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आज की चर्चा। मैं बताऊं क्यों, आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्टली, कई बार दोस्तों जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगा ना, आप समझ जाएंगे इस बात को कि कई बार हमें ये दिक्कतें रहती हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज आर्थराइटिस, कुड बी ऑस्टियोफाइट्स। ये ना थोड़ा समझना, जैसे ना वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ऑस्टियोफाइट्स ना जाने क्या भला है। बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में विल अंडरस्टैंड कि ऑस्टियोफाइट्स हम किसे कहते हैं, और आप समझेंगे कि शायद ये दर्द जो आपको हो रहा था हड्डियों में कुड बी बिकॉज ऑफ ऑस्टियोफाइट्स। इसलिए ये समझना जरूरी है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे ऑस्टियोफाइट्स की, ठीक है, एंड देन विल कम जंप ओवर टू द होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। आइए शुरू करते हैं ऑस्टियोफाइट्स के ऊपर चर्चा। ऑस्टियोफाइट्स दो शब्दों को मिलाकर बना है। ऑस्टियो मीन्स बोन, ठीक है, फाइट्स मीन्स पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ। जैसे ना बोन्स का कोई हिस्सा आउटग्रो कर गया, एक बोनी स्पर सा, एक जैसे ना तीखा सा कुछ बोन का हिस्सा, जो हड्डी का हिस्सा है वो आउटग्रो कर गया, वो जरूरत से ज्यादा ग्रो कर गया, बढ़ गया। और ये अगर होता है बोन्स की एंड में जाके, वहां बोन खत्म होती है, या जॉइंट्स के एरिया में जहां एक बोन दूसरे बोन से जुड़ती है ना, वहां अगर एक बोन में आउटग्रोथ इस तरह की हो गई है, बोन स्पर्स भी बोलते हैं इसको, ये स्पर सा निकल गया ना, तो वो जब वो जॉइंट मूव करेगा ना, आपस में वो टकराएगा, तो वो स्पर बहुत चुभेगा। सिम्टम्स आएंगे लक्षणों में ना, चुभन, दर्द, पेन, बहुत ही भयंकर। तो इसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, राइट। और ये क्यों होता है? जैसे ना बढ़ती उम्र के साथ, एजिंग की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से बोन्स में वीकनेस हो, कमजोर हो गई हैं हड्डियां, उस वजह से मैकेनिकल जैसे इंस्टेबिलिटी हो गई है, उस वजह से कोई इंजरी हो गई है, कोई डैमेज हो गया है उस वजह से, या कोई डिजीज हो गया कोई बीमारी की वजह से। आगे कारणों में और विस्तार से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, लेकिन जैसे ना सिंपल लैंग्वेज में समझे आप। ऑस्टियोफाइट्स किसे कहते हैं? हम हड्डियों का जैसे कोई एंड का जो सरफेस एरिया ना, कोई हड्डी का बिल्कुल एंड वाला एरिया, उसका जो सरफेस एरिया बढ़ गया, उसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। और दोस्तों ऑस्टियोफाइट्स कौन कौन सी जगहों पे अफेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी बोन्स को अफेक्ट करते हैं, कौन सी हड्डियों में अफेक्ट करते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं ज़्यादा? ये ना हमारे हाथों में, हमारे कंधों में, शोल्डर्स, द हैंड्स, द स्पाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो वर्टेब्रल कॉलम है ना, हमारा स्पाइन है ना, वहाँ। फिर हिप जॉइंट्स में, घुटनों में और एड़ियों में। फीट में ना, जो हील्स पार्ट, वहाँ तो बहुत कॉमन है। ये स्पाइन एंड द हील पार्ट अक्सर देखा गया। बोन स्पर्स या एक्सोस्टोसिस कहते हैं, या ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, ये अक्सर वहां देखे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं आता, कोई लक्षण नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करते, लेकिन दोस्तों अगर ये जैसे मैं बताया ना, दो जॉइंट्स के बीच में कहीं एक हड्डी के एंड में निकल आए ना, वो जब मूव करेगा जॉइंट, तो उसको तंग करेगा, सिम्टम्स आएंगे। या सेकेंडली, जब वो किसी नर्व को, किसी नस को दबाएगा ना, दबाव डालेगा, वहां प्रेसिंग अ नर्व, उस वजह से पेन भी हो सकती है, साथ में स्टिफनेस भी हो सकती है। जहां वो नर्व सप्लाई कर रहा है ना, वहां दिक्कत आ सकती है। आइए दोस्तों कॉज देखते हैं, कारण देखते हैं, ऑस्टियोफाइट्स क्यों होगा। सबसे कॉमन, बहुत ही कॉमन कॉज रहता है, दैट इज जॉइंट डिजीज, जिस वजह से जॉइंट जो हमारा वो डैमेज हो गया। और वो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओए। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, अंडरलाइंग जॉइंट डिजीज की वजह से हो सकता है। और बेसिकली क्या होता है, जो विद द एडवांसिंग एज ना, उम्र जब बढ़ती है ना, तो जो जॉइंट्स की वियर एंड टियर रहती है, जैसे दो जॉइंट्स के बीच में जो कुशन है ना, जो कुशन का काम करता है, वो घिसना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है वियर एंड टियर की वजह से। तो दैट कैन लीड टू बोनी स्पर्स, दैट कैन लीड टू ऑस्टियोफाइट्स। फिर दोस्तों इसके और कारण भी रहते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस की वजह से हो सकता है, गाउट की वजह से भी ये डैमेज हो सकता है जॉइंट्स, और उस वजह से ना ये बोनी स्पर्स ऊपर के सामने आ सकते हैं। फिर मैंने एक और बताया आपको, इंजरी की वजह से, कोई कहीं चोट लग गई है, हमारी बोन इंजर्ड हो गई है, कोई टेंडन जैसे का उसका हिस्सा ना बोन का, वहां इंजरी हो गई है, तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस रहता है कि उसको लगता है कि वहां बोन डैमेज हो गई है, उसको वहां ग्रोथ करनी शुरू कर देगा, लेकिन दैट कैन लीड टू बोन स्पर्स, दैट कैन लीड टू ऑस्टियोफाइट्स।
और इसके कुछ और कारण भी रहते हैं, जैसे ओवर यूज, जैसे ना एथलीट्स हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत ओवर यूज होते हैं जॉइंट्स का, वहां हो सकता है। जीन्स में है, फैमिली हिस्ट्री है, उस वजह से भी हो सकते हैं ऑस्टियोफाइट्स, आगे बच्चों में आने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड इज ओबेसिटी, मोटापा नहीं होना चाहिए। एंड देन एक बार ना कॉन्जेनिटल बोन डिजीज रहता है, बाय बर्थ अगर कोई प्रॉब्लम है हड्डियों में, दैट कैन लीड टू ऑस्टियोफाइट्स इन एनी पार्ट ऑफ द लाइफ। आगे जाके ना ये बोनी स्पर्स हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। अगर हम डाइट सही नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी रह रही है, डाइट बैलेंस नहीं है हमारी, उस वजह से भी आगे जाके दिक्कत कॉज कर सकते हैं, बोनी स्पर्स हो सकते हैं। एंड फाइनली स्पाइनल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस आप समझते हैं, आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए हार्ट के वीडियोस में आई हैव ऑफन यूज दिस वर्ड, जहां वैल्वुलर स्टेनोसिस हो जाता था, सिकुड़ जाता है ना स्पाइन में, स्पाइन का किसी हिस्सा अगर सिकुड़ गया, स्टेनोसिस कॉज कर गया, दैट कैन लीड टू बोनी स्पर्स, ऑस्टियोफाइट्स हो सकते हैं। आइए दोस्तों थोड़े लक्षण समझें, सिम्टम्स, पहचान कैसे करेंगे कि हमारे ये स्पर हो गए, ये ऑस्टियोफाइट्स हो गए हैं। तकरीबन एक्सरे में क्लियर आता है, लेकिन सबसे पहला जो डॉक्टर के पास सिम्टम लेके आता है ना पेशेंट, दिक्कत, दैट इज पेन इन दी अफेक्टेड जॉइंट। दर्द बहुत ज्यादा करता है, वो जो जॉइंट अफेक्टेड है, जहां बोन स्पर है, जहां ऑस्टियोफाइट बन गया है ना, वहां दर्द रहेगा उस जॉइंट में। सेकेंड इज पेन एंड स्टिफनेस ऑन मूविंग द जॉइंट। कई बार हम वो जब मूवमेंट करते हैं तो वो स्टिफनेस रहती है, उसका जो मूवमेंट का दायरा है ना वो सीमित हो जाता है, वो इट कैन नॉट मूव बियॉन्ड दैट, स्टिफनेस वी कॉल, है ना, जकड़न, ठीक है, वो जॉइंट की जकड़न रहती है बिकॉज ऑफ बोनी स्पर। कई बार दोस्तों वीकनेस होती है, नंबनेस होती है, और टिंगलिंग, झंझनाहट सी रहती है हमारे बाजुओं में, हमारी टांगों में, और हम मतलब गेस करते हैं कि आम जिंदगी में कि ये किस वजह से हो सकता है, शुगर की वजह से हो सकता है, लेकिन याद रखें एक कारण ये भी होता है, कई बार वो स्पर जो है ना, वो ऑस्टियोफाइट है ना, वो किसी नस को दबाव डाल रहा है नस के ऊपर, इट इज ए प्रेसिंग सम नर्व, सो उस वजह से ना ये झंझनाहट, ये नंबर, सुनपन हो जाता है बाजू में, टांगों में, दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। और इसी को अगर आगे देखें तो ना कई बार हमारे बाउल मूवमेंट्स कंट्रोल में नहीं रहते, ब्लैडर के मूवमेंट्स कंट्रोल में नहीं रहते, इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाता है, हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, पेशाब निकल जाते हैं, स्टूल की मूवमेंट हमारी कंट्रोल में नहीं रहती। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वही बोनी स्पर, वही ऑस्टियोफाइट कहीं ना कहीं किसी नस पे दबाव डाल रहा है जो कि ब्लैडर को और बाउल्स को सप्लाई करती है, सो इट कैन लीड टू दैट ऑल्सो। फिर मसल्स में, मांसपेशियों में क्रैम्प्स हैं, स्पैजम्स उठते हैं बिकॉज ऑफ बोनी स्पर्स, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोफाइट्स। और स्पेशली हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में, त्वचा के नीचे ना बम्प्स, सख्त नोड्यूल्स जैसे गांठें सी महसूस होती हैं, सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोफाइट्स। और ये सब साबित हो जाता है जब हम सीटी स्कैन कराते हैं या कोई एमआरआई स्कैन कराते हैं, उसमें सामने आ जाता है। अच्छा, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा का हिस्सा जो मैंने शुरू में कहा आपको कि क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ऑस्टियोफाइट्स, कैन दे बी अवॉइडेड, क्या ये हमें हो ही ना, ऐसा कुछ हो सकता है? ये इन शॉर्ट समझें। देखिए, अगर तो वियर एंड टियर की वजह से हो रहा है हमारे जॉइंट्स में, अगर तो आर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, फिर तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन हाँ, कुछ डूज एंड डोंट समझें, बाकी जो कारण है ना उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, वो समझें। मैंने बताया ना, सबसे कॉमन स्पाइन एरिया में और हील के एरिया में, पाँव की जो एरिया है, हील एरिया, वहां पे ना इसका पाया जाना बहुत ही कॉमन है। इसलिए ना जब हम शूज खरीदते हैं, ये है सिंपल से टिप्स हैं लेकिन हमें ख्याल में नहीं रहता, फैशन को छोड़ें लेकिन अपना ये ख्याल रखें, अपनी एड़ी को बचाएं, बोन स्पर से अपने आप को बचाएं। कैसे? जो वाइट जो टू बॉक्स है ना, जैसे आगे से ना, नॉर्मली आजकल ट्रेंड है, फैशन कह लें, बहुत शार्प से टिप्स होते हैं आगे से शूज के, नो, टो बॉक्स जो है ना वो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो जब भी हम शूज खरीदने हैं तो ख्याल रखें, जो टो बॉक्स है वो वाइड होना चाहिए, हमारे टोज को आराम से वहां जगह होनी चाहिए। अच्छा, देन जो आर्क सपोर्ट है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए, और प्रॉपर कुशन भी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए अंदर से। दूसरी बात, सॉक्स जरूर पहने, सॉक्स भी ना थोड़ी मोटी वाली पहननी चाहिए, सो दैट वो जो शूज के साथ फ्रिक्शन की वजह से ना बोन्स को दिक्कत ना आए, पाँव की हड्डियों को दिक्कत ना आए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों एक ना वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें ना कैल्शियम और विटामिन डी जरूर हो, नहीं तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना पड़ेगा,
वो जो बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए हमें चाहिए। फिर सिंपल एक्सरसाइजेस, वॉकिंग इज अ मस्ट, और कभी कभी ना सीढ़ियां भी चढ़नी उतरनी चाहिए, क्लाइंबिंग ऑफ स्टेयर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, है ना, स्टेयर्स पे चलना चाहिए, थोड़ा सा ना बोन्स की स्ट्रेंथ रहती है। एंड फाइनली शेड ऑफ द एक्स्ट्रा किलोज, अगर ज्यादा वजन बढ़ रहा है ना, वो वेट बढ़ रहा है, उसको शेड ऑफ करें, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, ओबेसिटी नो। आइए बात करते हैं होम्योपैथी की, कहां हमें मदद पहुंचाती है। नो, दिस इज अ डिफिकल्ट केस टू क्योर, मैंने बताया आपको, है ना, जहां हड्डियों का आउटग्रोथ हो जाती है, इसको कैसे रोकें, कैसे निजात पाएं, कैसे राहत मिले हमें। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। जैसे सिम्टम्स शुरू होते हैं ना, गेट द डायग्नोसिस डन बाय फिजिशियन, अपने डॉक्टर्स की सलाह लें और ये इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखें। सबसे पहले बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण, आई वुड से द नंबर 1 रेमेडी इन ऑस्टियोफाइट्स इज हेक्ला लावा। हेक्ला लावा जैसी दवा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोन स्पर्स पे काम करती है, ऑस्टियोफाइट्स पे। बोन में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, बोन के ट्यूमर्स हैं, ये इवन बोन में नेक्रोसिस हो गई है, बोन आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, कोई बोन का टिश्यू वो डिस्ट्रॉय हो गया, और इन सब के साथ जुड़ा सिम्टम जो है, लक्षण, वो है पेन। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सब वजहों की कारण, इन सब की वजह से दर्द का फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ रहता है हेक्ला लावा। 30 दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण दवा है कैलकेरिया फ्लोरिका। बोनी स्पर्स हैं, वो जो स्पर्स है ना, जो आउटग्रोथ है ना, उसको डिस्पर्स करने में बहुत ही लाभदायक, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज कैलकेरिया फ्लोरिका। सेकेंडली, जैसे बोन की डिफॉर्मिटीज है, हड्डियों की ना आकार ही बदलना शुरू हो गया है, शेप बदलनी शुरू हो गई है, वहां इमीडिएटली स्टार्ट करें कैलकेरिया फ्लोरिका। बोन्स में ना अल्सरेशंस हो गई है, वहां मदद पहुंचाती है। इवन इन केस ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, कैलकेरिया फ्लोरिका 6x टैबलेट्स लें, 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है सिलिशिया। सिलिशिया अगेन बोन्स के लिए बहुत अच्छी दवा है, जान डाल देती है। बोन स्पर्स में अगर दिक्कत रहती है, 12x टैबलेट्स हम दिन में 2 बार ले सकते हैं, 4-4 गोली। इसके अलावा दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट दवाएं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट आर बोथ आर ऑरम सॉल्ट्स। फर्स्ट इज ऑरम मेटालिकम और दूसरी है ऑरम म्यूरियाटिकम। स्पेशली जहां ना हमारे जॉ बोन्स, जबाड़े की हड्डी में अगर स्पर्स हो गए हैं, ऑस्टियोफाइट्स हो गए हैं, देखिए कितना भयंकर दर्द करेगा। ऑरम म्यूरियाटिकम पर्टिकुलरली 30 में दें, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, राहत मिलती है। और इन द लॉन्ग रन में दें, इसको लगातार दें, तो आपको इंप्रूवमेंट आती है सिम्टम्स में, और ये फर्दर ग्रोथ रुक जाती है। बोन स्पर्स से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ना रिलीफ मिलता है। कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया दोस्तों, सर्जरी की नौबत नहीं आती, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ दिस स्पर, ऑस्टियोफाइट्स को रिमूव करना पड़ता। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। आशा करता हूं आपको आज के वीडियो से कुछ ना कोई फायदा जरूर पहुंचेगा। दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कीप ऑन सेंडिंग योर रिक्वेस्ट, आपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और नए वीडियो के लिए कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। डॉक्टर, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस।